अध्याय 3। वे एक बिल्कुल असंभव व्यक्ति हैं। मेरे मित्र का डर या उम्मीद जो भी थी पूरी नहीं हुई। जब मैं बुधवार को गया तो वेस्ट केंसिंगटन की मुहर लगा एक पत्र मिला जिस पर मेरा नाम कांटेदार तार की बाड़ जैसी लिखावट में लिखा था। उसमें यह लिखा था, एनमोर पार्क डब्ल्यू महोदय, मुझे आपका पत्र मिला जिसमें आप मेरे विचारों का समर्थन करने का दावा करते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वे आप जैसे किसी के समर्थन पर निर्भर हैं। आपने डार्विनिज्म पर मेरे वक्तव्य के संदर्भ में अनुमान शब्द का प्रयोग करने का साहस किया है। यह शब्द इस संदर्भ में अत्यंत आपत्तिजनक है। फिर भी संदर्भ से लगता है कि आपने यह भूल दुर्भावना से नहीं बल्कि अज्ञानता और अशिष्टता से की है, इसलिए मैं इसे जाने देता हूँ। आपने मेरे व्याख्यान से एक अकेला वाक्य उद्धृत किया है और उसे समझने में कठिनाई जताई है। मुझे लगता था कि केवल उपमानव बुद्धि ही इस बात को न समझ सके, किंतु यदि इसे और स्पष्ट करना आवश्यक है तो मैं आपको निर्धारित समय पर मिलने की अनुमति देता हूं। यद्यपि हर प्रकार की मुलाकात और हर प्रकार के अतिथि मुझे अत्यंत अरुचिकर लगते हैं, आपके इस सुझाव के बारे में कि मैं अपना मत बदल सकता हूं, जान लीजिए कि अपने परिपक्व विचारों को व्यक्त करने के बाद ऐसा करना मेरी आदत नहीं है। जब आप आए तो कृपया इस पत्र का लिफाफा मेरे आदमी ऑस्टिन को दिखाए, क्योंकि उसे हर उस घुसपैठिए से मुझे बचाना होता है जो खुद को पत्रकार कहता है। आपका विश्वासपात्र जॉर्ज एडवर्ड चैलेंजर। यही वह पत्र था जो मैंने टार्प हेनरी को जोर से पढ़कर सुनाया। वह जल्दी आ गया था मेरे अभियान का परिणाम सुनने के लिए। उसकी एकमात्र टिप्पणी थी, कोई नया मलहम आया है, आर्निका से बेहतर। कुछ लोगों के हास्यबोध के बारे में क्या कहा जाए। 10:30 बजे से पहले मुझे संदेश मिला, लेकिन एक टैक्सी ने मुझे समय पर पहुंचा दिया। जहां हम रुके वह एक भव्य स्तंभों वाला मकान था और भारी पर्दों वाली खिड़कियां इस दुर्जय प्रोफेसर की संपन्नता की गवाही दे रही थीं। दरवाजा एक विचित्र, सावले, सूखे से अनिश्चित उम्र के आदमी ने खोला। उसने गहरी नीली जैकेट और भूरे चमड़े के गेटर्स पहने थे। मुझे बाद में पता चला कि वह चालक था जो एक के बाद एक भाग जाने वाले बटलरों की जगह काम करता था। उसने अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे सिर से पांव तक देखा। बुलाए गए हैं? उसने पूछा। अपॉइंटमेंट है। पत्र है? मैंने लिफाफा निकाला। ठीक है, वह कम बोलने वाला इंसान लगा। उसके पीछे पीछे गलियारे में जाते हुए मुझे अचानक एक छोटी सी महिला ने रोका जो खाने के कमरे के दरवाजे से निकली। वह एक हंसमुख, चुलबुली, काली आंखों वाली महिला थी, अंग्रेज से ज्यादा फ्रांसीसी ढंग की। एक क्षण रुकिए, उसने कहा। ऑस्टिन, तुम जाओ। अंदर आइए श्रीमान। क्या आप पहले कभी मेरे पति से मिले हैं? नहीं महोदया, मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला। तो मैं पहले ही आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आपको बता देना चाहिए, वे एक बिल्कुल असंभव व्यक्ति हैं, बिल्कुल असंभव। यदि आप पहले से सचेत हैं तो उनके साथ ज्यादा सहनशीलता बरत पाएंगे। आप बड़ी दयालु हैं महोदया। यदि वे हिंसक लगने लगें तो जल्दी से कमरे से निकल जाइए। उनसे बहस करने की कोशिश मत कीजिए। कई लोगों को ऐसा करने पर चोट लगी है। फिर सार्वजनिक बखेड़ा होता है जो मुझ पर और हम सबके ऊपर आता है। आप उनसे साउथ अमेरिका के बारे में मिलने तो नहीं आए? मैं एक महिला से झूठ नहीं बोल सकता था। हाय राम, वह उनका सबसे खतरनाक विषय है। आप उनकी एक बात पर भरोसा नहीं करेंगे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उन्हें यह मत बताइएगा, क्योंकि इससे वे बहुत हिंसक हो जाते हैं। उन पर विश्वास करने का नाटक कीजिए और शायद सब ठीक हो जाए। याद रखिए, वे खुद इस पर विश्वास करते हैं। इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। उनसे ज्यादा ईमानदार इंसान कोई नहीं हुआ।
अब और देर मत कीजिए वरना उन्हें शक होगा। यदि वे खतरनाक लगें, सच में खतरनाक, तो घंटी बजाइए और उन्हें रोकिए जब तक मैं न आ जाऊं। अपने सबसे बुरे हाल में भी मैं उन्हें अक्सर काबू में कर लेती हूँ। इन उत्साहवर्धक शब्दों के साथ महिला ने मुझे चुप्पे ऑस्टिन के हवाले कर दिया, जो हमारी छोटी सी बातचीत के दौरान विवेक की कांस्य मूर्ति की तरह खड़ा रहा था, और मुझे गलियारे के अंत तक ले जाया गया। दरवाजे पर एक दस्तक हुई, अंदर से एक साड़ जैसी दहाड़ आई, और मैं प्रोफेसर के सामने खड़ा था। वे एक चौड़ी मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठे थे, जो किताबों, नक्शों और रेखाचित्रों से ढकी थी। जैसे ही मैं अंदर गया, उनकी कुर्सी घूमकर मेरी तरफ आ गई। उनका रूप देखकर मैं हतप्रभ रह गया। मैं कुछ विचित्र की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इतने दबदबे वाले व्यक्तित्व की नहीं। उनका आकार ही सांस रोक देने वाला था, उनका आकार और उनकी दमदार उपस्थिति। उनका सिर विशाल था, इतना बड़ा जितना मैंने किसी इंसान पर नहीं देखा था। मुझे यकीन है कि उनकी हैट यदि मैंने पहनी होती तो मुझ पर पूरी तरह खिसक जाती और कंधों पर टिक जाती। उनका चेहरा और दाढ़ी मुझे असीरियाई बैल की याद दिलाते थे, चेहरा लाल भभूका और दाढ़ी इतनी काली कि लगभग नीलाभ फावड़े जैसी आकार की, सीने पर लहराती हुई। बाल विचित्र थे, सामने से चपटे और विशाल माथे पर एक लंबे घुमावदार चाप में जमे हुए। आंखें नीली धूसर थीं, घनी काली भौहों के नीचे बहुत स्वच्छ, बहुत तीक्ष्ण और बहुत प्रभुतावादी। चौड़े कंधे और बैरल जैसी छाती यही मेज के ऊपर दिखती थीं, साथ में दो विशाल हाथ जो लंबे काले बालों से ढके थे। यह सब और एक गरजती, दहाड़ती, गुंजती आवाज, यही था प्रोफेसर चैलेंजर का मेरा पहला प्रभाव। क्या है? उन्होंने अत्यंत ढीठ नजर से कहा। अब क्या मुझे अपना छलावा कुछ देर और बनाए रखना था, नहीं तो यह भेंट समाप्त हो जाती। आपने मुझे अपॉइंटमेंट देने की कृपा की थी, श्रीमान, मैंने विनम्रता से कहते हुए उनका लिफाफा दिखाया। उन्होंने मेरा पत्र अपनी मेज से निकालकर सामने रखा। ओह, तो आप वही नौजवान हैं जो सीधी अंग्रेजी नहीं समझ पाते। मेरे सामान्य निष्कर्षों को आप अनुमोदन देने की कृपा करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल श्रीमान, बिल्कुल, मैं पूरी तरह जोर देकर बोला। अच्छा, इससे मेरी स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है ना? आपकी उम्र और शक्ल से आपका समर्थन दोगुना मूल्यवान हो जाता है। खैर, कम से कम आप वियना के उस सुअरों के झुंड से तो बेहतर हैं। उनकी झुंड घुरघुराहट फिर भी उतनी आपत्तिजनक नहीं जितनी ब्रिटिश सुअर की अकेली कोशिश। उन्होंने मुझे मौजूदा प्रतिनिधि जानवर की नज़र से घूरा। उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया लगता है, मैंने कहा। मुझे यकीन दिलाइए कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं और मुझे आपकी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए और दीवार से पीठ लगाने दीजिए। जी तब सबसे खुश रहता है। अच्छा महोदय, जो हो सके इस मुलाकात को छोटा करते हैं। यह आपको सुहावनी तो नहीं ही होगी, और मुझे तो बेहद अरुचिकर है। जैसा मुझे बताया गया, आप मेरे शोध में प्रतिपादित प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणियां करना चाहते थे। उनके तरीकों में एक कठोर सीधापन था जिसने टालमटोल को कठिन बना दिया। मुझे अभी और खेलना था, कोई बेहतर मौका मिलने तक। दूर से यह सब आसान लगा था। ओह, मेरी आयरिश बुद्धि क्या अभी, जब मुझे इतनी जरूरत है, वह मेरी मदद नहीं कर सकती? उन्होंने मुझे अपनी दो तेज, इस्पाती आंखों से बींध दिया। बोलिए बोलिए, वे गुर्राए। मैं तो जाहिर है एक साधारण छात्र हूँ, मैंने बेवकूफ़ी भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद एक सच्चे जिज्ञासु से अधिक नहीं। फिर भी मुझे लगा कि इस मामले में आप वाइसमैन पर थोड़े सख्त रहे। क्या उस तारीख के बाद के सामान्य साक्ष्य ने उनकी स्थिति को मजबूत नहीं किया? कौन से साक्ष्य? वे खतरनाक शांति से बोले।
खैर, मैं जानता हूं कि कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। मेरा आशय केवल आधुनिक विचार की प्रवृत्ति और सामान्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से था। यदि मैं ऐसे कह सकूं, वे बड़ी गंभीरता से आगे झुके। मुझे उम्मीद है, उन्होंने अपनी उंगलियों पर बिंदु गिनते हुए कहा, कि आप जानते हैं कि कपाल सूचकांक एक स्थिर कारक है। स्वाभाविक रूप से, मैंने कहा। और कि टेलीगोनी अभी भी विचाराधीन है। निःसंदेह। और कि जर्म प्लाज्म पार्दिनोजेनेटिक अंडे से भिन्न है। क्यों? बिल्कुल, मैंने पुकारा और अपनी धृष्टता पर मन ही मन प्रसन्न हुआ। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है? उन्होंने धीमी, समझाने वाली आवाज में पूछा। आह, क्या सच में? मैंने बड़बड़ाया। इससे क्या सिद्ध होता है? बताओ, वे कोमलता से बोले। जरूर बताइए। इससे सिद्ध होता है, वे अचानक क्रोध की आंधी में गरजे, कि आप लंदन के सबसे बड़े ढोंगी हैं। एक घटिया, रेंगने वाले पत्रकार, जिसमें विज्ञान उतना ही है जितना शराफत। वे पागल क्रोध की आंखें लिए अपनी जगह से उछल पड़े थे। उसी तनाव के उस क्षण में भी मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे दरअसल काफी छोटे कद के थे। उनका सिर मेरे कंधे तक भी नहीं था। एक ठिगने हरक्यूलिस, जिसकी असाधारण ऊर्जा सारी गहराई, चौड़ाई और दिमाग में समा गई थी। बकवास, वे अपनी उंगलियां मेज पर टिकाते और मुंह आगे निकालते हुए चिल्लाए। यही मैं आपसे बोल रहा था, श्रीमान। वैज्ञानिक बकवास। क्या आपने सोचा था कि अपनी इस अखरोट जितनी बुद्धि से आप मेरी चालाकी को पछाड़ देंगे? आप पत्रकार लोग सर्वशक्तिमान समझते हैं अपने आप को, है ना? आपकी तारीफ आदमी को बना सकती है और आपकी निंदा उसे तोड़ सकती है। हम सबको आपके सामने झुकना होगा और आपकी अनुकूल टिप्पणी पाने की कोशिश करनी होगी। इस आदमी को ऊपर उठाओ और उस आदमी को नीचे गिराओ। रेंगने वाले कीड़े, मैं आपको पहचानता हूं। आप अपनी हद से बाहर निकल गए हैं। एक वक्त था जब आपके कान कतरे जाते थे। आपको अनुपात का बोध नहीं रहा। फूले हुए गैस के गुब्बारे। मैं आपको आपकी जगह दिखाऊंगा। हाँ श्रीमान, GEC पर आपकी चाल नहीं चलती। एक आदमी है जो अभी भी आपका मालिक है। उसने आपको चेतावनी दी थी, लेकिन यदि आप फिर भी आते हैं तो अपने जोखिम पर आते हैं। जुर्माना, मेरे प्रिय मलोन, मैं जुर्माना मांगता हूं। आपने एक खतरनाक खेल खेला है और मुझे लगता है आप हार गए हैं। देखिए श्रीमान, मैंने दरवाजे की तरफ पीछे हटते और उसे खोलते हुए कहा, आप जितनी चाहें गाली दे सकते हैं, लेकिन एक हद है। आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। नहीं उठाऊंगा। वे धीरे धीरे एक विचित्र खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब रुककर उन्होंने अपने बड़े हाथ अपनी लड़कों जैसी छोटी जैकेट की जेबों में डाल लिए। मैंने आप जैसे कई लोगों को घर से बाहर फेंका है। आप चौथे या पांचवें होंगे। हर बार 3 पाउंड 15 शिलिंग, यह औसत रहा है। महंगा, लेकिन जरूरी। तो महोदय, आप अपने भाइयों के पीछे क्यों न चलें? मुझे लगता है आपको जाना ही होगा। वे फिर से अपने अप्रिय और धीमे आगे बढ़ने लगे, पांव की उंगलियों से कदम उठाते हुए, जैसे कोई नृत्य शिक्षक। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ भाग सकता था, लेकिन यह बहुत शर्मनाक होता। इसके अलावा मेरे भीतर धार्मिक क्रोध की एक छोटी लौ जल उठी थी। मैं पहले पूरी तरह गलत था, लेकिन इस आदमी की धमकियां मुझे सही बना रही थीं। हाथ मत लगाइए श्रीमान। मैं यह नहीं सहूंगा। अच्छा, उनकी काली मूछ उठी और एक सफेद दांत व्यंग्य भी मुस्कान में चमका। आप नहीं सहेंगे क्या? मूर्खता मत कीजिए प्रोफेसर, मैंने पुकारा। आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं 15 पत्थर भारी हूं, लोहे जैसा सख्त हूं, और हर शनिवार को लंदन
आयरिश के लिए सेंटर 3/4 खेलता हूं। मैं वह आदमी नहीं हूं। ठीक उसी पल वे मुझ पर झपटे। अच्छा हुआ कि मैंने दरवाजा खोल रखा था, वरना हम उसे तोड़कर निकलते। हम एक साथ गलियारे में लुढ़कते पुढ़कते चले। किसी तरह रास्ते में एक कुर्सी भी हमारे साथ आ गई और हम उसके साथ सड़क की तरफ लपके। मेरा मुंह उनकी दाढ़ी से भरा था, हमारी बाहें एक दूसरे में गुंथी थीं, शरीर उलझे हुए थे और वह अभिशप्त कुर्सी अपनी टांगें चारों तरफ बिखेर रही थी। सतर्क ऑस्टिन ने बाहर का दरवाजा खोल दिया था। हम पीछे की तरफ उल्टे होते हुए सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। मैंने 2 अभिनेताओं को हॉल में ऐसा करते देखा था, लेकिन बिना चोट खाए यह करने के लिए शायद अभ्यास चाहिए। कुर्सी नीचे चकनाचूर हो गई और हम नाली में अलग अलग जा गिरे। वे उछलकर खड़े हो गए, मुट्ठियां हिलाते हुए और दमे के रोगी की तरह हांफते हुए। बस उन्होंने हांफते हुए पूछा, आप शैतान गुंडे हैं, मैंने चिल्लाया जैसे मैं खुद को संभाल रहा था। वहीं हम दोनों फिर से लड़ते, क्योंकि वे लड़ने के लिए खदबदा रहे थे, लेकिन सौभाग्य से एक घृणित स्थिति से मुझे बचाया गया। एक पुलिसवाला बगल में खड़ा था, हाथ में नोटबुक लिए। क्या हो रहा है? आपको शर्म आनी चाहिए, पुलिसवाले ने कहा। एनमोर पार्क में यह सबसे तर्कसंगत टिप्पणी मैंने सुनी थी। खैर, वह मुझ पर जोर देते हुए बोला, बताइए क्या हुआ? इस आदमी ने मुझ पर हमला किया, मैंने कहा। क्या आपने इस पर हमला किया? पुलिसवाले ने पूछा। प्रोफेसर ने जोर से सांस ली और कुछ नहीं बोले। यह पहली बार नहीं है, पुलिसवाले ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। पिछले महीने भी आप इसी बात के लिए मुसीबत में पड़े थे। आपने इस नौजवान की आंख काली कर दी है। क्या आप इनके खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं? मैंने नरमी दिखाई। नहीं, मैंने कहा, नहीं लगाना। क्या? पुलिसवाले ने पूछा। मैं खुद दोषी था। मैं उनके यहां घुस गया था। उन्होंने उचित चेतावनी दी थी। पुलिसवाले ने अपनी नोटबुक बंद कर ली। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने कहा। अब चलिए। हटो हटो, यह एक कसाई के लड़के, एक नौकरानी और कुछ आवारागर्दों से कहा जो इकट्ठे हो गए थे। वह भारी कदमों से सड़क पर चला गया, इस छोटे झुंड को आगे हाँकते हुए। प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों की गहराई में कुछ हास्य था। अंदर आइए, उन्होंने कहा। मेरा अभी आपसे काम नहीं हुआ। यह वाक्य खतरनाक लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। नौकर ऑस्टिन, एक लकड़ी की मूर्ति की तरह, हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया।